हेलो एवरीवन, आज हम यूपीपीसीएस 2022 के पेपर को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले हम 2023 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। समिति नियुक्तियों के वर्ष: बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, एम.एल. सिंघवी 1986 में और पी.के. टुंगन 1988 में बनी थी। तो ये तो मैच हो गया, ऐसे कैसे दिया हुआ है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिलीन डीडीटी क्या है? एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। डीडीटी डाइफिनाइल क्लोरोइथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव अपघटनीय पॉल्यूटेंट है। विश्व में डीडीटी का उत्पादन केवल एचआईएल हिंदुस्तान इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंटेक्सिफाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता। इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। किस श्रेणी में? अजैव अपघटनीय में। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? केरिया, कुकी, यानदी और पालियन। यानदी राजस्थान में नहीं पाई जाती, कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो केरिया उड़ीसा और पालियन सही है। केरिया उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। वहीं कुकी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पाई जाती है। यानदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाई जाती है। पालियान तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर, कोयला बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। जो ईंधन जैव जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75% तक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती क्या फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। भारत की नियंत्रक मालिका परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे पर और उन पर भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का द्वारा चुना जाता है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि लोकसभा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल द्वारा चुना जाता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ है। ये परंपरा के अनुसार चुने जा रहे हैं, मतलब परंपरा जैसे स्वतंत्रता के बाद से हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, तो वो परंपरा बन जाती है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो कर्नाटक ने। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु, कर्नाटक में की। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 की सूची। ये करंट का क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड का संस्कृति का इंदौर को मिला था, शासन का वडोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, नगरीय पर्यावरण, क्योंकि पुराना करंट हो गया ना, अब इस साल जो आएगा वो नया करंट आएगा। भारत में कृषि में छूट फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म से सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। सही बात है। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके ऑप्शंस गलत आए थे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 गलत था, लेकिन यूपी आयोग ने इस क्वेश्चन को मतलब कथन 4 को सही माना था। भारत में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्रों में छूटें फार्म सब्सिडी प्रदान की जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नकद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। कथन 1 सत्य है, कथन 2 और 4 असत्य है। डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो या सरकार द्वारा प्रदान की गई हो, इसमें कीमत समर्थन शामिल न हो। डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्सों वाले ब्लू, ग्रीन और एम्बर बॉक्स सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए एसएनडी बॉक्स डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने भाग लिया, के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी थी? तो वो बनी थी सामिया सुलू हसन। ये करंट का क्वेश्चन है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो भूतापीय ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, बायोमास ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। तो बी हो जाएगा आंसर। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शेष विकल्प संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप से संबंधित है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 49144 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अनुसूचियां दी गई हैं, कौन सी अनुसूची किससे है? मिलाना है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 7वीं अनुसूची राज्य के मध्य जो बंटवारा है उसके बारे में है। शपथ तृतीय अनुसूची में आती है और चतुर्थ अनुसूची में राज्य विधानसभा परिषद का आवंटन आता है। तृतीय अनुसूची शपथ, चतुर्थ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा स्थान आवंटन, 7वीं संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है। 8वीं भाषा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात।
19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। जामनगर, गुजरात में आयुष मंत्रालय और WHO विश्व के पहले परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन के दार्शनिक आधार स्तंभ के रूप में है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी करता है कारण कथन की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, इसीलिए इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। अतः इसको संवैधानिक संशोधन द्वारा नया क्या अनुसूची और भाग जोड़ के इस पंचायती शासन की अलग से ही व्यवस्था कर दी गई। कुछ व्यक्ति हैं, उनसे संबंध दिया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से संबंधित है। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से थे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से थे। A का 3 हो जाएगा, इसी से आंसर आ जाएगा। B का 4 L के 4 आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित थे। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से। मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं का तोल 33 ग्राम हुआ था। रजत मुद्रा तो नहीं जारी किया था इसने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपरांत जो रजत मुद्राएं सिक्के जारी किए, वे शकों के अनुकरण पर आधारित थे। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इन मुद्राओं का वजन 30 से 33 ग्राम होता था। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुलरिन, कोयला कार्बन के अपर रूप हैं। दुग्ध सागर, बरकाना, खांदा सागर और पलानी। दुग्ध सागर तो गोवा में है। बरकाना कर्नाटक, कंदाधार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। टी मॉल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है। माल्थस थ्योरी जनसंख्या से संबंधित है। टी मॉल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामिति दर 1, 2, 4, 8, 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री दर गणितीय दर से 1, 2, 3, 4 की दर से बढ़ती है। यूके का पार्टी स्कैंडल क्या है? ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। तो कोविड-19 के कार्यकाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा उल्लंघन किया गया था। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक रूप का और निमोनिया का भी, दोनों का है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, काली खांसी को माना है। आयोग भी पता नहीं क्या क्या उत्तर मान लेता है कभी कभी। बैसिलस हीमोफिलस एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिससे नाक, गला, फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। नवजातों में काली खांसी का कारक बॉर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, आर्गन नहीं है, आर्गन नोबल गैस है।
तो ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं CO2, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। ये भी करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका तथा रोजगार द्वारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता जिसमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आय विक्रेता भी शामिल हैं जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेता को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है और उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। वर्तमान में इसके साक्ष्य इस द्वीप में देखे जा सकते हैं। सूची को कौन से अधिकारी का क्या कार्य था ये मिलाना है। तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति और बलाधिपति। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था। वहीं सहसाधिपति चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक था। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। और जैन समूह का भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है जैन समूह? तो 0.4%। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन से राज्य के कौन से अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? रमेश तावड़कर गोवा के, कुलतार सांधवान पंजाब के, ई सत्यव्रत मणिपुर के और रितु भंडारी उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है और उससे कम किसकी है। उत्तर प्रदेश में कुल 53 मिलियन प्लस शहर है। मिलियन प्लस मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, जिसमें से भारत में है कुल 53 मिलियन प्लस है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, जिसमें से 7 हमारे उत्तर प्रदेश में है। जनगणना कानपुर में मतलब 39,20,067 जनसंख्या है। लखनऊ में 39,01,474, गाजियाबाद में 23,58,525, वहीं आगरा में 17,40,467। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देव समाज, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म दक्षिणी सभा, ये सही सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग तो आगरा में है। सनातन धर्म दक्षिणी सभा कोलकाता, देव समाज लाहौर है, भारत धर्म मंडल हरिद्वार है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम में नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? GS घुर्रे ने। गोविंद सदाशिव घुर्रे ने ग्रामीणकरण के विचार को विस्तार से बताया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे GS घुर्रे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को शुरू किया। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो तीन मूर्ति भवन को। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह
अब संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। तीन मूर्ति भवन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का ही नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर संचालित हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन अशीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित हैं। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित हैं। वहीं जीवित गुप्ता द्वितीय देवबर्माक अभिलेख से संबंधित हैं। गया ताम्रपत्र का संबंध गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त से है। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है। वहीं गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ, लाओत्से, अन्नामलाई, सुरुमलाई। अन्नामलाई तो नीलगिरी में स्थित है। तीसरे को हम एलिमिनेट कर देंगे, बस इसी से हो जाएगा। देखो, चोऊ पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है जो समुद्र तल से 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में चोऊ का अर्थ होता है फिरोजा देवी। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लाओत्से पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। अतः चोऊ और लाओत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित है। रेयॉन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन रूपांतरित सेल्यूलोज है, न कि स्टार्च। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, स्वीटनर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। न्यूक्लिन विशिष्ट रबड़ है, स्पेशलाइज्ड रबड़। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो सेरा खेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। वेदारा का युद्ध 1759 में हुआ। पोर्टो नोवा 1781 और मुदकी का युद्ध 1745। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में कतरनी गाड़, ये पहला अभ्यारण्य था उत्तर प्रदेश का, मान्यता दी गई थी जिसे। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975, किशनपुर 1972, चंबल 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में स्थापित हुआ था। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया। रूर जर्मनी में स्थित है। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है।
रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम से इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करें, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। सी नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं है। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा नहीं, स्मारकों की रक्षा है, डी होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह समिति के 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य सभी माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 में नीति निर्देशक तत्व में दिया गया। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और दाई दिन का झोंपड़ा तो अड़ाई ये किसने बनवाया? ये मिलान करना है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जमात खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां द्वारा करवाया गया था। इसे खिजली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। आवासीय क्षेत्र 50 डेसिबल, शांत क्षेत्र 55 डेसिबल, औद्योगिक 65, व्यापारिक 60 तो हमें मिलाना है। शांत 50 हो जाएगा, आवासीय 55 हो जाएगा और व्यापारिक 65, औद्योगिक 70। कौन सा महासागर में कौन सा बिंदु अधिकतम गहरा है? प्रशांत महासागर, मैरियाना गर्त। प्रशांत महासागर, मैरियाना गर्त, आर्कटिक, मेलॉय गर्त, हिंद महासागर, सुंडा गर्त, अटलांटिक, प्यूर्टो रिको गर्त। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चाइना। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, दोनों सही है। पारिस्थितिकी निकेत किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय, जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिले गीमले ने 1917 में किया था। नीचे दिए गए वक्तव्य कथन कारण भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, दोनों सही है और व्याख्या करता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसका नाम भूमध्य सागर के नाम पर भूमध्य सागरीय जलवायु पड़ा है। इस जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शरद ऋतु में होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। बटेश्वर पहाड़ी, बिल्लारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला, दोषी पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार।
बिल्लारी कर्नाटक, चिन मणिपुर और दोषी हरियाणा, महेंद्रगढ़ के हरियाणा में है। बिल्लारी श्रृंखला प्रश्न में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। जून 1985 में गंगा कार्य योजना 1 की शुरुआत की गई थी। इसका प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना 2 को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें यमुना, गोमती, दामोदर नदी को शामिल किया गया। वर्ष 1985 में अन्य प्रमुख नदियों को भी शामिल किया गया। 1995 में राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले गुजरात 1299 में जीता, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़गढ़ 1303 में, वारंगल 1310 में। निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करें। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये पहले पे आएगा। उसके बाद नागरिकता है, फिर नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। भाग 4(1) में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 1 में संघ में उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4(1) में मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये पुराना हो चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के समझौते पे निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 में असम तथा मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने हस्ताक्षरित किया। 5 दशक पुरानी सीमा विवाद का अंत इस समझौते से हो गया। इस समझौते के तहत 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को सुलझा लिया गया है, जिसमें 70% सीमा शामिल है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन और निवेश को सुगम बनाना है। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% करने की थी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 15.4% है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई थी। धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ में विजय मई 1658 और देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुई थी। कोविड-19 में दिए जाने वाला सिनोवैक है संपूर्ण वायरस का टीका। कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक वैक्सीन चीन आधारित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बसरा भाग नहीं है, बगदाद, रमादी, टिकरित, सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रवादी, टिकरित शहर हैं को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसमें समरा और फालुजा शहर भी सम्मिलित हैं, लेकिन बसरा शहर इससे बाहर है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल को खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने हमवतन मालविका वंशोड़ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष
कि केंद्रीय बजट की योजना थी 19-20। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। इससे पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना है। वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य सभी 4378 वैधानिक मामलों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है? तो ऊन है, क्योंकि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल, कांच की बोतल ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ मानव और पशु अपशिष्ट पादप उत्पाद, मृत जीवों के अवशेष, अंडे के खोल आदि हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1919 में और चिटगांव शस्त्रागार व्यापक 1930 में। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, इसमें मणिपुर में 62 दे रखा है, जबकि 60 होगा। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? तो एंटी बैक्टीरियल औषधि है सल्फा ड्रग। इसको सल्फोनाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? सजन प्रकाश ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? तो ए और बी दोनों सही है। आय निर्धनता, मानव निर्धनता। यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियां बनाई है। आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकता में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी मानव निर्धनता, जो संपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की 5 अक्टूबर को। कब की गई थी ये? 67वीं बैठक 2022 में। किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की व्यवस्था मिलती है? तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा दोनों में मिलती है। नागार्जुन कोंडा से लौंगहस्त के 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनकोंडा स्तूप प्रमुख विशेषता आयकों अथवा आर्यकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम क्या मिलता है? धान्य कटक। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सही ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों सही है। व्याख्या करता है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जनवरी में आगरा का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये पेट्रोल इंजन में किया जाता है कार्बोरेटर का प्रयोग। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण
यह अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? केरल रबड़ सही सुमेलित है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चाय के उत्पादन में असम। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रस्तुत की गई थी? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। हाँ, आर्थिक विकास पश्चिमी क्षेत्र में अधिक हुआ है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ है, जिसका कारण यह है कि हरित क्रांति का शुरुआत उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को चुना गया था। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, जिससे यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिम क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक क्या कहते हैं वृद्धि करता है। ये व्यक्ति कौन से संबंधित पद पर कार्यरत थे? तो डॉक्टर टी.के. कर्वे सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जे.ई.डी. वैद्य कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। डी.एम. मालवाई बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? एकेडिना। एकेडिना एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोटेम्स कहा जाता है। विश्व में केवल 5 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिसमें इसमें 4 एकेडिना की प्रजाति के तथा एक प्लेटिपस की प्रजाति का है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। सोलर फोटोवोल्टिक सेल सौर विकिरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करती हैं। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, तो दोनों सही हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसांख्यिकी सिद्धांत में जनसांख्यिकीय लाभांश से तात्पर्य 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है। इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, जिसका देश का विकास तीव्र गति से होता है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को एक जनसांख्यिकीय संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम मरुस्थल मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान में फैला है। इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है। इसको वहाँ तुर्कमेनी काराकुम कहा जाता है। इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, वहाँ अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इस घोषणा में प्रावधान था कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में स्पष्ट करता है। 12वें शिलालेख में अशोक कहता है सभी संप्रदायों में सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है।
अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल पांड्य सती पुत्र केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। किसी उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली को, जो पर्यावरण के मित्रवत हो। इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित हैं। ये प्रकृति में स्वैच्छिक हैं और बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। इको मार्क प्रमाणन की शुरुआत 1991 में की गई है। कौन से केंद्र का किस उद्योग का केंद्र क्या है? तो ओसाका सूती उद्योग का केंद्र है, डेट्रॉइट मोटर वाहन का केंद्र है, क्यूबा सिगार का केंद्र है और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण का उद्योग केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड किसके नाम है? मार्क वैन डे। 355 दिन की एकल उड़ान मिशन पूरी की। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक का लक्ष्य नहीं है? शून्य भूख है, गुणवत्तापरक शिक्षा भी है, लैंगिक समानता है। अंतरिक्ष अनुसंधान जो है SDG टारगेट्स में नहीं है। SDG टारगेट 17 है जो 2030 तक पूरे करने हैं। 159 प्रयोजन हैं इनके। और कब लागू किया गया था? 2015 में Rio+20 सम्मेलन में इनको लागू किया गया था। कब से? 15 साल के लिए हैं, 2015 से 2030 तक की। कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया ही नहीं हुआ है, इसीलिए नंदा देवी को उत्तर प्रदेश मान लिया गया है, जबकि उत्तराखंड होगा इसका आंसर। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़। जैता और कुंभा का संबंध मारवाड़ से था। 1544 में गिरी सुमेल, तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंभा की वीरता की सराहना की। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक जैता कुंभा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजार के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश की एक उत्पाद एक योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बागपत होम फर्निशिंग के लिए है, अमेठी मुंज, आगरा चर्म और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े हैं। लकड़ी के खिलौने मुख्यतः चित्रकूट का क्षेत्र है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? आंध्र प्रदेश। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार क्या करें? व्यवस्थित करें। तेलुगु देशम पार्टी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी 92, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। नहीं। वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
और विषय वस्तु था टुवर्ड्स अ रिलिजियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज था? ज्योतिबा फुले थे। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक पत्र दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया। दो 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में जुलाई अगस्त 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा और 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोनों सही में। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में तो समरस नहीं होता, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो सकता है। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में इसके घटक समान अनुपात में होते हैं। रागमाला के रचनाकार पंडुरिक विट्ठल हैं। रसकौमुदी के श्रीकंठ हैं। राग विबोध के सोमनाथ हैं और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमन हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकट मकीन हैं, किंतु विकल्प में वेंकट रमन दिया गया है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय बने। कारण राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। दोनों सही और व्याख्या करते हैं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारा चिंता का विषय बनी, क्योंकि 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्धों एवं वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। म्यांमार के पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की पेगु श्रृंखला इरावदी सितांग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोमा पर्वत से सिंगुटारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण खतरा माना जाता है। यह पारिस्थितिकीय आतंकवादी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। यहाँ वृक्ष जहाँ पर भी उगता है वहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उस क्षेत्र में जल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 59वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को संघराज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुराना क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो 24-25 के बजट के पढ़ने का फायदा है, तो एक क्वेश्चन 24-25 के बजट से आएंगे। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? खंबात तट। कृषि रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
सॉल्यूशन लिमिटेड के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा दिसंबर 2014 में आयोजित किए गए एक अध्ययन के अनुसार ज्वारीय शक्ति की संभावित क्षमता 12,455 मेगावाट है। गुजरात में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु में पाक खाड़ी, मन्नार चैनल, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन में निम्न मध्य ज्वारीय तरंग शक्ति वाले संभावित क्षेत्र में है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाली मोहरों एवं टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, जिसके तहत नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है। नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल गई। इसके तहत राज्य 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में कौन से 2 राज्य हैं जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादित करते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो अगर देखें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और अन्य। फोटोकेमिकल स्मॉग। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्रकाश रासायनिक धुंध का पर्यावरण और मनुष्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसमें मौजूद रसायन आंखों में जलन पैदा करते हैं, जो नाइट्रोजन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। मूल्यवान आईटी बैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी बैंड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा बैंडों में 2022 में नंबर 2 पे पायदान पर रहा। तो दोनों सही थे उस समय के हिसाब से। 7वीं लोकसभा का चुनाव 1980 में हुआ था, 11वीं का 1996 में, 9वीं का 1989 में, 13वीं 1999। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जारी वार्षिक रिपोर्ट फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा देश है? तो मुरादाबाद है। पहले स्थान पर बांग्लादेश था, तीसरे पे इस्लामाबाद था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? भारत विश्व का छठा 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत में आता है। हाँ, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। नहीं, 2 और 3 सही होगा, कहीं फर्स्ट और फोर्थ गलत थे। 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार दूसरा वैसे अब फर्स्ट हो गया है और लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण 2 कटिबंधों में है। डेंगू बुखार किस मच्छर को काटने से फैलता है? एडिस। डेंगू बुखार एक
विषाणु जनित बुखार है जो एडिस प्रजाति के संक्रमित मच्छरों को काटने से फैलता है। यह मुख्यतः एडिस की दो प्रजातियों एडिस एजिप्टाइस और एडिस एल्बोपिक्टस के मच्छरों द्वारा होता है। एडिस एल्बोपिक्टस को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। WHO के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडिस एजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर एडिस एल्बोपिक्टल इसके लिए कम जिम्मेदार है। यह मच्छर चिकुनगुनिया, येलो फीवर तथा जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू बुखार होने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। कौन से देवता की पहचान का माध्यम क्या है? शिव की त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी या फंदा और सरस्वती का वीणा। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स वुड थे। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स वुड थे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वे प्रथम भारतीय महिला कलाकार थीं। सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो दोनों ही सही है। वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार लता मंगेशकर थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन मुंबई में हो गया। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाती है, क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर यूपी किया गया। वर्ष 2018 में प्रथम बार यूपी दिवस मनाया गया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? 136वें स्थान पर था। कौन सी क्वांटिटी को मापने के लिए कौन सी एसआई मात्रक का यूज किया जाता है? तो दाब के लिए पास्कल, लेंस की क्षमता के लिए डायोप्टर, ऊष्मा के लिए जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के लिए बेकुरल का प्रयोग किया जाता है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। विश्व में चिली तांबे के प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिक तांबे विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ठीक है, दोनों सही है। व्याख्या करता है। वैश्विक खनिज उत्पादन 2016 से 2020 के अनुसार 5.73 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अतः ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या करता है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्र घोष। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त क्रांति से सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष, बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र संघ की स्थापना की थी। पादप रोग और उसके कारण क्या हैं? तो खट्टे नाशक जीवाणु की वजह से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक की वजह से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का साहू रोग कीट की वजह से होता है। प्रश्न में गेहूं का साहू रोग दिया गया है जो कि सीहू
रोग होना चाहिए। सेहू या ममनी रोग से ग्रस्त पौधे के तनों का आधार फूल जाता है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी से सलवटें दिखाई देती हैं। बलियां छोटी और मोटी रह जाती हैं जिससे काले रंग की ममनियां बन जाती हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लव अधिकता में वृद्धि होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। दोनों सही में और व्याख्या करता है। लिम्नेटिक क्षेत्र किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। पादप प्लवकों को भी वृद्धि करने के लिए सूर्य का प्रकाश और CO2 की आवश्यकता होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवों की वृद्धि की आदर्श दशाएं होने के कारण यहाँ अधिकता में वृद्धि हो करते हैं। CNG का मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद है। CNG गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? करोलिना विलावस्का। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिलाना है, कौन सा मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू हुई थी। कौन से एल्यूमीनियम संयंत्र की अवस्थिति कहाँ पर है? तो वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हिंडाल हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड हिंडाल्को हीराकुंड में कर दिया गया है। अतः वर्ष 2004 से इंडाल का अस्तित्व नहीं है। हालांकि तात्कालीन समय के अनुसार इंडाल हीराकुंड में स्थित था। अतः इसे सही माना जा सकता है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको मैट्टूर तमिलनाडु में स्थित है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोजन मिश्रण है। मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और इथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। रामानुजा माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य किसने कौन से दर्शन को? तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत। तो इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, अंश विरा द्वैता द्वैतानि। अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क। देखो अगर एक भी याद हो रहता है, देखो अंश इसे दो मिल जाते, दो अंश से मतलब अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, दो मिल जाते तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो याद रख सकते हो आप, क्योंकि सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, दो तीन भी याद है तो मेल मिला के हमारा आंसर आ जाता है। तो अंश विरा द्वैताद्वैतानि। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा आयोग बनाया जा सकता है। एक सेकंड, बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। हाँ पहुंचे, हाँ। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहाँ दो सदन है वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपवन कर सकेगी। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से थे? गुजरात, केरल
और पंजाब। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने, वेंकट रमन, जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा ने किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति का ग्रहण किया था, तो उससे पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे 1967 से 69 तक और वर्ष 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा, जबकि आर वेंकट रमन ने 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 सितंबर 1987 से 22 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यवहारिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। ये रिपीटेडली 2-3 बार आया ये क्वेश्चन। तो सतत विकास लक्ष्य, असमानता में कमी, 13 जलवायु परिवर्तन, 14 जल के नीचे जीवन और 15 भूमि पर जीवन। सूची 1 व 2 को सम्मिलित करना है। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? स्वदेश का गोरखपुर से, भारत बंधु का हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम। वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय शक्ति संसाधन उपलब्ध हों। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलबद्ध है? बोलिविया। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है। सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी स्थलबद्ध देश है। भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? 96 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 6 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्य कौन कौन से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया है। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वानों कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? शाहजहां ने। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र कल्पलता इन्होंने शाहजहां के यश को वर्णन किया है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? लोकटक। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण को नृत्य वाली हिरण के नाम से जाना जाता है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अफवाह क्षेत्र 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अफवाह क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है।
और ताप्ती नदी का अपवाद क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अडवा बांध नहीं है उत्तर प्रदेश में, सॉरी बदुआ नहीं है, अडवा तो है। अहरोरा मिर्जापुर यूपी में है, अडवा मिर्जापुर यूपी में है। बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, बदुआ बांका बिहार में। ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध जाति विरोधी आंदोलन से है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरणों द्वारा। अब पृथ्वी को सूर्य से लघु तरंग सौर विकिरण प्राप्त होती हैं, लेकिन पृथ्वी से दीर्घ तरंग निकलती हैं जिससे वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की परीक्षा का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मिलान करना है। भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन 95 का भारतीय जनता पार्टी दल से संबद्धता है। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत, मेक्सिको, यूएसए। आर्सेनिक मनुष्य के अंदर प्रवेश कर के अन्य माध्यम भी हैं। यह मछली, मीट, दुग्ध जैसे उत्पादों से भी खाद्य श्रृंखला से हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्य आर्सेनिक संदूषण से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। और इस तरह 2022 के पेपर का हमने जल्दी डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए। कल फिर मिलते हैं अगले पेपर की डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।